Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see Biographia Literaria by S.T. Coleridge और Biographical Sketches of My Literary Life and Opinion by Samuel Taylor Coleridge. Friends, यह जो टॉपिक है Biographia Literaria वो UGC नेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ पीजी सेमेस्टर 1 का टॉपिक है और उस टॉपिक में इस टॉपिक का चैप्टर नंबर 17 एंड 18 को पूछा गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है उसको पहले मैं बताऊंगी और साथ में इस वर्क में कौन कौन से एसटी कॉलेज के द्वारा टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स का डिफिनेशन को पहले बताऊंगी। देन चैप्टर नंबर 17 एंड 18 में एसटी कॉलेज ने क्या कहा है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आज का वीडियो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देन जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 17 एंड 18 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं उसको लेके मैं आऊँगी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस, मतलब पीजी का जो सेमेस्टर है सेमेस्टर 1 उसमें कौन सा पार्ट का या टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, ये है पीजी का सिलेबस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 2। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हो यूनिट नंबर 2 में एसटी कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया का चैप्टर नंबर 17 एंड 18 आपको पढ़नी है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्होंने दिया है और क्या पर्पस था इस वर्क को लिखने का। देन मैं आपको चैप्टर नंबर 17 और 18 में क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का जो राइटर है एसटी कॉलेरिज उसके बारे में, उनके बारे में। देन इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, एसटी कॉलेज के बारे में हम लोग देखेंगे। सैमुअल टेलर कॉलेरिज इनका फुल नेम था, जिनका टाइम पीरियड 1772 से लेकर 1834 तक रहा। ये एक पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन थे। एसटी कॉलेरिज वाज अ फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड विथ द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798। सिंस फ्रेंड्स, इंग्लैंड में रोमांटिक एज का जो बिगनिंग था वो 1798 में हुआ था और 1798 में लिरिकल बैलेड जो एक पोइट्री कलेक्शन था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलेज का, उसके साथ इस एज का जो एज था वो स्टार्ट हुआ था। तो ये एक फाउंडर थे रोमांटिक मूवमेंट का। एंड ही इज ऑल्सो आ लेक पोइट। लेक पोइट क्या था फ्रेंड्स? लेक पोइट फ्रांसिस जेफरी के द्वारा इसी वर्क में, एसटी कॉलेज का इसी वर्क में खोजा गया एक टर्म्स था। लेक पोइट मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड में एक डिस्ट्रिक्ट था फ्रेंड्स लेक नाम से। तो उस लेक डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे एंड एसटी कॉलेज रहते थे। तो उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही इन तीनों पोइट का नाम फ्रांसिस जेफरी ने दे दिया लेक पोइट्स। तो ही वाज अ मेंबर ऑफ लेक पोइट्स। इन्होंने अपने वर्क को कोलैबोरेट किया है विथ चार्ल्स लेम, रॉबर्ट सदे एंड चार्ल्स लियोड। तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सैमुअल टेलर कॉलेरिज। अब चलिए इनके जो वर्क्स है बायोग्राफिया लिटरेरिया उसके बारे में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय सैमुअल टेलर कॉलेरिज, इसका एक और टाइटल है, सब टाइटल बोलिए, बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन बाय सैमुअल टेलर कॉलेरिज। तो ये दोनों टाइटल आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का एक और टाइटल क्या है। तो बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। तो इस टॉपिक जो इस वर्क का जो हेडलाइन है उससे ही क्लियर हो जाता है कि इस वर्क में इन्होंने अपने वर्क में इन्होंने अपने बायोग्राफिकल स्केचेज को
लिखे हैं, अपने लाइफ के लिटरेरी ओपिनियन था उसके बारे में लिखे हैं। तो यह जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, वह एक ऑटोबायोग्राफी है जो पब्लिश हुआ था 1817 में इन 2 वॉल्यूम्स। सिंस फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने यह जो वर्क लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसको एक प्रीफेस के रूप में लिखना चाहते थे। जैसे कि आपने लिरिकल बैलेड्स 1798 को पढ़ा होगा, साथ में 1800 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा उस वर्क का प्रीफेस लिखा गया, तो ठीक उसी प्रकार से सिबिलियन लिप्स एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखा गया था वर्क। तो इस वर्क को जब इन्होंने लिख लिया तो सोचा कि एक वर्क के थ्रू प्रीफेस इस वर्क का लिखा जाए। तो जब ये बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखने लगे तो इतना बड़ा लिख दिए कि यह 2 वॉल्यूम में पब्लिश हो गया। तो यह जो प्लानिंग था इनका प्रीफेस लिखने का वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि यह एक सिंगल लॉन्ग नरेटिव मेडिटेटिव नरेटिव वर्क हो गया जो 2 वॉल्यूम में आया। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जो 16 चैप्टर 1 वॉल्यूम एंड अदर 7 चैप्टर इन 2 वॉल्यूम्स में है। मतलब 16 + 7 चैप्टर्स इसमें है टोटल 2 वॉल्यूम्स में। और यह जो वर्क है वो मेडिटेटिव नरेटिव में लिखा गया है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो वर्क है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लीनियर वे में इनके ऑटोबायोग्राफी को नहीं लिखा गया है, बल्कि जहाँ तहाँ से इनके जो लाइफ में जो लिटरेरी लाइफ रहा, बचपना रहा, वो जहाँ तहाँ से उठा के लिख दिए हैं। मतलब इनका माइंड में जो भी थॉट आया वो उनको लिख दिए। कोई भी इसमें सीक्वेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं लिखा गया है इस वर्क का इनके ऑटोबायोग्राफी को। आगे है फ्रेंड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 combines with Coleridge ideas on theology, philosophy, literary theory and the nature of imaginations and poetic genius with practical criticism and पर्सनल रेमिनिसेंस। मतलब ये जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया वो एक कम्बिनेशंस है कॉलरिज का आइडियाज़ का। किस पे बेस्ड? उनके थियोलॉजी पे, उनके क्या थ्योरी थे, फिलोसफी पे, लिटरेरी थ्योरी एंड नेचर ऑफ इमेजिनेशंस पे उनके क्या व्यूज़ थे, क्या आइडियाज़ थे, उस पे एक कम्बिनेशन इस वर्क में देखा गया है। दिस वर्क is long and seemingly loosely structured, and although there are autobiographical element, it is not a straightforward or linear autobiography. As I already told, यह जो वर्क है वो बहुत ही लंबा है, 2 वॉल्यूम्स में है, 23 चैप्टर्स में है, और यह एक मेडिटेटिव नरेटिव फॉर्म में लिखा गया है। मतलब दिस वर्क इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑटोबायोग्राफी और लिनियर ऑटोबायोग्राफी, जिग चेक वे में लिखा गया है। द मेन थीम ऑफ ऑटोबायोग्राफी आर आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, पोइटिक फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। मतलब इस वर्क में, इस क्रिटिकल वर्क्स में जो एस.टी. कॉलेज का जो मोटो था लिखने का, वो था लिटरेरी पे। मतलब पोइट्री को कैसा लिखना चाहिए, किस तरह से पोइट्री होना चाहिए, उस पे बेस्ड इन्होंने इस वर्क को लिखा है। यानी कि इनका जो मेन फोकस था वो था आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस ऑन पोइट्री, पोइटिक फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस ऑन पोइट्री। इन दिस वर्क कॉलेज गेव मेनी टर्म्स सच एज, और इस वर्क में इन्होंने कई टर्म्स दिए हैं पोइट्री के रिगार्डिंग। जैसे कि पहला इन्होंने जो टर्म दिया है वो है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशंस। मतलब जो आप कल्पना करते हैं रिगार्डिंग पोइट्री, वो किस तरह से होनी चाहिए, तो उस पे इन्होंने थ्योरी दी है। और इस थ्योरी को इन्होंने 2 पार्ट में बताया है। एक होता है प्राइमरी इमेजिनेशंस एंड दूसरा होता है सेकेंडरी इमेजिनेशंस। देन इन्होंने बताया है कि जो इमेजिनेशंस होता है उसके साथ एक फैंसी भी इमेजिनेशन होता है, देन इसमें प्लास्टिक इमेजिनेशंस भी होते हैं। तो ये सब क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये चार्ट देखिए फ्रेंड्स, कॉलरिज थ्योरीज। पहला इमेजिनेशंस जो 2 पार्ट में है, प्राइमरी इमेजिनेशंस एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंड जो टॉपिक है वो है फैंसी का।
तो फैंसी क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, और इसे प्लास्टिक इमेजिनेशंस क्या है उसे भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का जो 2 पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी इमेजिनेशंस है वो हर कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशंस है वो एक क्रिएटिव पोइट, राइटर या ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशंस का। जैसे कि दो कोई बंदा है, वो कहीं मार्केट गया, ठीक है। तो मार्केट में उसने एक लड़की को देखा। तो जो पहला बंदा है वो उस लड़की का जो रूप है, ढंग है, चाल है, पहनावा है, उसको देख के सिर्फ ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड आदमी है, वो लड़की को देखता है, उसके रूप, चाल चलन सब चीज़ देखता है। लेकिन जब वह घर वापस आता है तो उस लड़की को सोच सोच के एक पोएम को कंपोज कर देता है कि कैसे उसके जो पहनावट था, उसके जो जुल्फ़े थे वो कैसे लहरा रहे थे, उसके जो बोलने का अंदाज था, मतलब एक पोइट्री के फॉर्म में उसके सारे जो उसने देखे, उसके चाल चलन, भाव, हाव भाव, वो पोइट्री के फॉर्म में वो सेकंड बंदा है ये वो लिख देता है। तो उसे हम सेकेंडरी इमेजिनेशंस कहते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशंस बहुत ही क्रिएटिव लेवल पे होते हैं, जो एक पोइट एंड ऑथर ही कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी इमेजिनेशंस है वो हर कोई बंदा कर लेता है। चलिए नीचे डिफिनेशन है, उसके थ्रू आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी इमेजिनेशंस है वो अनकॉन्शियसली होता है, यानी कि कॉन्शियस में नहीं होता, मतलब कोई भी कर लेता है। प्राइमरी इमेजिनेशन कोई भी बंदा किसी को भी देखा, कहीं पे भी गया, कहीं नेचर में भी गया, पेड़ पौधों को भी देखा, तो वो केवल देख के रह लेता है कि हाँ ठीक है। लेकिन जो सेकंड बंदा जो क्रिएटिव होता है वो नेचर को देखता है, तो नेचर पे बेस्ड अपने वर्क को लिखता है, अपने पोएम को लिखता है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं, नेचर को देख के, उनको फील करके। तो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है वो एक क्रिएटिव लेवल का इमेजिनेशन होता है। वही प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो कोई भी कर लेता है, कॉमन होता है। वहीं लिखा है फ्रेंड्स, प्राइमरी इमेजिनेशंस में ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, या केवल इमेजेस को प्रोड्यूस करता है, इसका कोई भी ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशंस है वो which is not only gives shape and order to a given world but build न्यू वर्ल्ड्स। मतलब वह केवल देख के ही चुपचाप नहीं हो जाता, वहीं तक सीमित नहीं हो जाता, बल्कि वह एक क्रिएटिव वर्ल्ड को क्रिएट करने में मदद करता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। जैसे कि पोइट है वो अपने इमेजिनेशंस को, नेचर को जब देखते हैं तो सोच के एक पोएम को कंपोज कर देते हैं, और वह जो सेकंड बंदा था उस लड़की को देखा तो उसके जो चाल चलन थे, हाव भाव देख के एक पोएम को क्रिएट कर दिए, तो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन उस इंसान का हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशंस क्या है। अब चलिए इसमें एक और है इमेजिनेशंस के पार्ट में फैंसी। तो फैंसी क्या है फ्रेंड्स? तो फैंसी है फ्रेंड्स, ये इट इज़ नॉट क्रिएटिव, इट इज़ ओनली सपोर्टिव ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशंस। मतलब फैंसी है वो सेकेंडरी इमेजिनेशंस को सपोर्ट करती है। किस तरह से सपोर्ट करती है फ्रेंड्स? जैसे कि वो सेकेंड बंदा है, वो लड़की को देखा तो एक पोएम को कंपोज कर दिया, ठीक है। तो कंपोज करने में जो लड़की को जब पोएम लिख रहा होता है तो उसमें जो मेटाफर, एलिट्रेशन एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करेगा वो जो सेकेंड बंदा, उसको इकट्ठा करने में यह मदद करता है। मतलब ये एक तरह से जो दिमाग में मेमोरी बेस्ड होता है, पड़ा हुआ रहता है, लड़की को देख के उसको जाहिर करता है, उसको क्रिएट करने में मदद करता है फैंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फैंसी इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल फैकल्टी।
The mechanical ability the poet has to use devices like metaphors, alliteration in poetry in order to blend various ingredients into beautiful images. जो फैंसी है वो सेकेंडरी इमेजिनेशंस को बहुत ही बेहतर तरह से लिखा जाए उसको हेल्प करता है, एक इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है सेकेंडरी इमेजिनेशंस को फैंसी। आई होप आपको क्लियर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फैंसी क्या है। देन एक और टर्म है फ्रेंड्स, इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशंस। तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशंस है वो एक स्ट्रेचेबल इमेजिनेशंस है जो सेकेंडरी इमेजिनेशन में होता है। मतलब एक रबड़ को आप जब जितना खींचेंगे उतना खिंचाएगा, उस तरह से सेकेंडरी इमेजिनेशंस भी एक इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन होता है। जितना आप स्ट्रेच कीजिए उतना ये स्ट्रेच होता ही चले जाएगा। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो मोटिवलेस मैलिग्निटी एस टी कॉल्डिज ने इयागो को बोला है। इयागो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक वर्क लिखा गया है ओथेलो। तो ओथेलो में जो विलेन होता है वो इयागो होता है। तो उसके पास कोई भी मोटिव नहीं होता है, लेकिन वह फिर भी विलेन का काम करता है, तो इसलिए उसको मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा जाता है। दे शुड हैव नॉट दे हैव नॉट एनी मोटिव एंड लॉजिक। तो उसे यागो को मोटिवलेस मैलिग्निटी इन्होंने कहा है। फिर है नेक्स्ट टर्म विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ। इस टर्म को इन्होंने चैप्टर नंबर 14 में क्वाइन किया है एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन को चैप्टर नंबर 13 में क्वाइन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये क्या है? विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि आप क्रिस मूवी देखे होंगे तो उसमें आपने बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि क्रिस ऊपर उड़ जाता है, कई फीट ऊपर उड़ जाता है, एक इमारत से दूसरी इमारत छलांग लगा लेता है। तो क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? नो। उसी प्रकार से साउथ मूवी में आपने देखा होगा कि एक जो विलेन होता है उसको जब एक हीरो मारता है एक ही थप्पड़ में वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है। तो क्या वो रियल में होता है? ऐसा नहीं। तो वही होता है विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ। मतलब जो हो रहा है उस पर बिलीव नहीं करना, बस इंटरेस्ट के लिए उसे देखना। क्रिस में आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए देखते हैं कि कैसे क्रिस कितना 100 फीट ऊपर कितना ऊंचा उड़ जाता है, एक इमारत से दूसरी इमारत में चला जाता है। तो केवल आप इंटरेस्ट के लिए देखते हैं, आप उस सब चीज़ पे बिलीव नहीं करते। तो वही होता है विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ। तो यह होता है इट इज़ अ पोइटिक एंड ड्रामेटिक इल्यूजन। मतलब यह एक भ्रम होता है। It is willingness of a reader or viewer to accept the premises of a work of fiction even they are fantastic and impossible. ये जो एक्शन होता है विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ में वो फैंटेस्टिक्स एंड इम्पॉसिबल होता है। केवल प्लीजर लेने के लिए ऑडियंस को यह जो शो होता है वो दिखाया जाता है। मतलब देयर इज नो बिलीफ। आगे है फ्रेंड्स इसी का और डिफिनेशन। इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर जस्टिफाइंग द यूज ऑफ फैंटेस्टिक और नॉन रियलिस्टिक एलिमेंट इन लिटरेचर। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होता, यह बेस्ड ऑन फुली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। देन फ्रेंड्स आपने सारे टर्म्स देख लिए, दोनों टाइप का इमेजिनेशंस, फैंसी, इसेम प्लास्टिक, विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ, सारे टर्म्स आपने यहाँ पे मेरे साथ देख लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। साथ में जो आपका पीजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आपको पूछ दिया जाएगा कि फैंसी इज अ टर्म ऑफ, तो किसने फैंसी का टर्म दिया है, तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा। देन अब चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का जो चैप्टर लगा हुआ है, चैप्टर नंबर 17 एंड 18 में क्या एस टी कॉलेज ने बोला है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, सिंस रोमांटिक एज का शुरुआत हुआ था 1798 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके साथ
इस वर्ष में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके अपने पोइट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया था। इससे पहले 1795 में एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ से मीट किया था, दोस्ती किया था। फिर 1798 में इन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया। देन 1800 में इनका जो दोस्ती था वो टूट गया। जब इनका दोस्ती टूट गया तो 1817 में इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा और इस वर्क में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और किस बेस्ड पे? उनके लिटरेरी कैरियर पे, किस तरह से वो पोइट्री में लिटरेरी डिवाइस ये सब सारे यूज कर रहे, उस पर बेस्ड इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। तो चैप्टर नंबर 17 में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। ही कंपेयर्स हिज पोइट्री टू दैट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इस चैप्टर में एस.टी. कॉलरिज ने अपनी पोइट्री को विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के साथ कंपेयर करके क्रिटिसाइज किया है। तो क्या क्या बोला है इन्होंने, चलिए देखते हैं। He argues that his own style is superior to Wordsworth's and that poetry should be complex and ideal, not simple and common. इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि जो पोइट्री होता है वो अपने स्टाइल में लिखना चाहिए, जो एक सुपीरियर होता है, ना कि पोइट्री को एक सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। पोइट्री को हमेशा कॉम्प्लेक्स एंड आइडियल मोड में लिखनी चाहिए। इन्होंने बताया है कुछ पॉइंट देके इस वर्क में, इस चैप्टर में बोला है, कॉलरिज बिलीव दैट पोइट्री शुड बी आइडियल एंड जेनरिक। इन्होंने कहा है कि एक पोइट्री है वो हमेशा एक आइडियल एंड जेनरिक फॉर्म में होनी चाहिए एंड दैट इट्स लैंग्वेज शुड बी एजुकेटेड एंड रिफाइंड। और इस पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज होना चाहिए वो एक एजुकेटेड एंड रिफाइंड वे में होनी चाहिए ताकि रीडर्स को अच्छी लगे। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है, कॉलरिज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ रस्टिक अप्रोच टू पोइट्री। सेकंड पॉइंट में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने पोइट्री में रस्टिक लैंग्वेज को यूज किया है, मतलब देहाती लैंग्वेज को यूज किया है, कॉमन लैंग्वेज को यूज किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, तो क्रिटिसाइज किया है। एंड ही बिलीव्स दैट वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज इज टू इंडिविजुअलाइज्ड। और वर्ड्सवर्थ का लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वे में होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्रिटिसाइज किया है। देन थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला है, कॉलरिज आर्ग्यूज दैट पोइट्री शुड यूज ए वास्ट वोकैबुलरी। कि इनका कहना है कि जब आप एक पोएम लिखते हैं तो इस पोएम में आपको एक वास्ट वोकैबुलरी का यूज करना चाहिए एंड दैट बेस्ट लैंग्वेज कम्स फ्रॉम एजुकेटेड। और यह जो वोकैबुलरी, वास्ट वोकैबुलरी आता है एजुकेटेड रिफ्लेक्शन से, कॉमन वोकैबुलरी यूज हमें नहीं करनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट में बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, ही बिलीव्स दैट पोइट्री शुड अवॉइड एक्सीडेंट एंड दैट द पीपल इन पोइट्री शुड हैव जेनरिक एट्रीब्यूट। और ये बोलते हैं कि जो कॉमन इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उस पर बेस्ड पोइट्री नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक जेनरिक एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे पोइट्री का जो लिखावट है वर्ड्सवर्थ का, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपुल, रस्टिक लाइफ, उस पे बेस्ड वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम को लिखा है, तो उसको ही इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद इसी के पॉइंट में वर्ड्सवर्थ का क्या व्यूज थे वो भी इन्होंने लिखा है। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोइट्री शुड बी सिंपल एंड कॉमन एंड दैट इट शुड अपील टू द कॉमन मैन। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि पोइट्री को ऐसा लिखो, ऐसा सिंपल लैंग्वेज एंड कॉमन लैंग्वेज में लिखो ताकि हर एक कॉमन व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। देन he says that nature was the source of poetry। किसी भी पोइट्री को अगर लिखना है तो नेचर सबसे अच्छा माध्यम होता है, वही एक अच्छा सोर्स होता है। एंड दैट पोइट शुड यूज लैंग्वेज ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे लाइफ
एंड जो पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज करना चाहिए वो एवरीडे लाइफ, मतलब सभी व्यक्ति समझ सके वैसे लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति उस पोइट्री को पढ़ के इंजॉय कर सके। तो ये वर्ड्सवर्थ के व्यूज थे चैप्टर नंबर 17 में। अब चैप्टर नंबर 18 में देखते हैं कि कॉलरिज ने क्या कहा है। इन चैप्टर नंबर 18 कॉलरिज डिस्कसेस मीटर डिक्शन। इस चैप्टर में कॉलरिज ने मीटर एंड डिक्शन को डिस्कस किया है एंड हाउ दे रिलेटेड टू पोइट्री, और ये जो डिवाइसेस है वो पोइट्री से कैसे रिलेटेड है। एंड ही आल्सो क्रिटिक्स द व्यूज ऑफ हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन पोएटिक डिक्शन। और इस चैप्टर में इन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक डिक्शन था उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मीटर को लेके इन्होंने बताया है कि कॉलरिज सेज मीटर इज आर्टिफिशियल बट इट इज अ बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी। मतलब मीटर हो एक आर्टिफिशियल वे में, नॉट कॉमन, ठीक है, ताकि ऐसा मीटर बैलेंस कर सके ऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट में ही सेज दैट मीटर इज अ रिजल्ट ऑफ अ पोइट रिस्ट्रेनिंग देयर एक्साइटमेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट। एक मीटर अगर अच्छा होता है तो पोइट जब पोएम लिखता है तो उसके सब्जेक्ट पे अच्छा एक रिजल्ट देके आता है। मतलब पोइट्री जब आप लिख रहे हैं तो एक अच्छे मीटर का यूज करें, ताकि जो आपका जो पोएम लिख रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आए, उसका सब्जेक्ट जो लिखने का हो वो अच्छा है। ही सेज दैट डिक्शन डिटरमाइंस मीटर नॉट द अदर वे अराउंड। और यह बोलते हैं कि एक मीटर ही डिटरमाइन करता है कि उस पोइट्री का जो डिक्शन होता है, चूज ऑफ लैंग्वेज, वो क्या होता है, ठीक है। तो मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन्होंने डिक्शन के बारे में भी कुछ बोला है। तो इन्होंने बताया है कि कॉलरिज सेज दैट एजुकेटेड राइटर चूज लैंग्वेज दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर देयर टॉपिक एंड इमोशन। मतलब डिक्शन एक ऐसा ही राइटर पोइट यूज कर सकता है, चूज कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, ताकि वह पोएम में एक एप्रोप्रिएट टॉपिक एंड इमोशन दे पाए। ही आल्सो सेज दैट द लैंग्वेज इज रस्टिक इज टू लिमिटेड टू बी द बेसिस ऑफ पोइट्री। और वो बोलते हैं कि अगर एक पोएम में रस्टिक लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो पोएम का टू लिमिटेड, बहुत ही कम लिमिट उसका मीनिंग बताता है, तो इसलिए रस्टिक लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ही सेज दैट बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज कम्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट नॉबल कॉन्सेप्ट। और वो बोलते हैं कि किसी भी पोएम का जो नॉबल कॉन्सेप्ट होता है वो कम्स आता है बेस्ट लैंग्वेज को जो आप चूज करते हैं, तो एक पोएम में नॉबल कॉन्सेप्ट अच्छा आता है। इसी पे वर्ड्सवर्थ के व्यूज थे। कॉलरिज क्रिटिक्स Wordsworth's idea that poetry should be like prose and use the language of ordinary life। वहीं वर्ड्सवर्थ का व्यूज था कि पोइट्री को आप ऐसा लिखें ताकि ऑर्डिनरी पीपल भी समझ सके। मतलब पोइट्री को आप प्रोज के फॉर्म में लिखें और ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज करें ताकि ऑर्डिनरी पीपल भी समझ सके। तो इस बात पे एस.टी. कॉलरिज वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किए हैं। फिर बोलते हैं कॉलरिज says that Wordsworth's character aren't all from rustic life and their language can't attributes to their environment। मतलब बोलते हैं एस.टी. कॉलरिज की जो वर्ड्सवर्थ का जो कैरेक्टर थे वो सभी रस्टिक लाइफ पे बेस्ड होते थे, जिसके कारण वो इन लैंग्वेज अच्छे से नहीं इन्वायरमेंट में सेट कर पाते थे। तो वो मिला जुला के वर्ड्सवर्थ का कहना था कि पोइट्री को लिखना है कॉमन लैंग्वेज, रस्टिंग लैंग्वेज, ऑर्डिनरी पीपल के बेस्ड पे, लेकिन कॉलरिज का मानना था कि पोएम आप ऐसे लिखिए जो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड आइडियल हो, ताकि लगे कि हाँ हम पोएम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दोनों का व्यूज था अकॉर्डिंग
पोइट्री को लेके। तो ये दोनों चैप्टर में कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ के पोइट्रिक डिक्शन, उनके जो थाउट थे पोइट्री को लिखने के लिए, उसको क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पे आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया ख़त्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी फर्स्ट बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, कितने चैप्टर में है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर मैंने इनके सारे टर्म्स को बताया। देन चैप्टर नंबर 17 एंड 18 को बताया। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स। एंड नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो सेमेस्टर एग्जाम पीजी में पूछे जाएंगे। साथ में मैंने इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया है, तो इनके सारे कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। और यह जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला में जुड़ जाए। वहाँ पे आपको यह टॉपिक का जो नोट्स मैंने आपको बताया है वो आपको डिटो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।